जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 10 नवंबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे, उसको ट्रिक और टिप्स के माध्यम से याद करेंगे और जो भी चीज़ें हैं उसको एनालाइज करके आराम से एग्जाम में कॉन्फिडेंट होके जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, उसमें 6 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है जस्टिस मिला है। ठीक है, लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत 6 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है जस्टिस मिला है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, और ये जो स्कीम है, ये जो लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, ये दिशा स्कीम के अंतर्गत चल रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है ये दिशा स्कीम जो है इसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन है, पर ऐसे ही चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आएगा जब आपको पता होगा। 3-4 डायमेंशन देखिए हर क्वेश्चन में होते हैं, तो आप अगर वही 3-4-5 डायमेंशन पकड़ के चलेंगे हर क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको लगे कितना भी आसान क्वेश्चन है, पर कोशिश कीजिएगा कम से कम उसके 4 डायमेंशन आप एग्जाम में पढ़ के चाहिए। ठीक है, जैसे आपने सिर्फ यहाँ देखा कि लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है, आपने बस देख लिया, चलिए आपने देख लिया, मान लीजिए कि चलिए डेटा देख लिया कि 6 लाख लोगों से ज़्यादा को जस्टिस मिला है। ठीक है, किसके अंदर है, दिशा स्कीम के अंदर है। फिर थोड़ा सा एफर्ट करिए कि दिशा स्कीम के बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश कीजिए। इससे क्या है, आपका जो है बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, जो आपकी क्या कहेंगे मेंटल अवेयरनेस है, उसके जो होराइजन्स हैं वो एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ के टाइम पीरियड जो है दिशा का वो क्या है। ठीक है, क्योंकि दिशा स्कीम के अंतर्गत ये बहुत बड़ी बात है कि 6 लाख लोगों को क्या है जस्टिस मिला है। जहाँ पे 10 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडिया में, जहाँ पे जुडिशियल पेंडेंसी है 10 करोड़, वहाँ बहुत बड़ी बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के अंतर्गत 6 लाख लोगों को जस्टिस पहुंचाया है। ठीक है, तो साथियों आपको यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो दिशा स्कीम के अंतर्गत अवेयरनेस प्रोग्राम चला है उसका टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो साथियों पहला ऑप्शन है आपके लिए 2020 से 2026, सेकेंड ऑप्शन है 2021 से 2026, थर्ड ऑप्शन है 2022 से 2028 तक, और लास्ट ऑप्शन है 2023 से 2026 तक। तो साथियों इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 2021 से 2026 तक ये स्कीम चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है, लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अनुसार 6 लाख लोगों को जस्टिस पहुंचाई है, जो है न्याय मिला है 6 लाख लोगों को। ठीक है, अंडर दिशा स्कीम। ठीक है, और ये जो स्कीम है, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये 2012 से चल रहा है। ठीक है, 2012 से चल रहा है, और बेसिकली ये किसको एड्रेस करता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को और जो हिल स्टेट्स हैं। ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर हिल स्टेट है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं कौन कौन से, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस जम्मू कश्मीर को ये एड्रेस करता है। ठीक है, और ये दिशा स्कीम के अंतर्गत है, जो कि जिसका टाइम पीरियड है 2021 से 2026। ठीक है, दिशा स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस एंड होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पे दिशा स्कीम के बारे में हम लोग ने बात की, दिशा के टाइम पीरियड के बारे में बात की। अगर आपसे दिशा का टाइम पीरियड पूछता है तो आप वो बता पाएंगे 2021 से 2026। ठीक है, अगर आपका अवेयरनेस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप बता पाएंगे ये 2012 में आया था। ये इसका एड्रेस कहाँ कर रहा है, किस रीजन को एड्रेस कर रहा है, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लस जम्मू कश्मीर को एड्रेस कर रहा है। कितने लोगों को जस्टिस मिल चुका है, तो 6 लाख लोगों को मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने 1 2 3 4 5 और 6, लगभग 6 डायमेंशन हम लोग ने इस क्वेश्चन में पढ़ लिए। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कितना भी आपको क्वेश्चन आसान लगे, ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने देखा कि कोई अपॉइंटमेंट हो रही है। ठीक है, मान लीजिए कोई भी अपॉइंटमेंट है, सपोज़ करिए, हम सपोज़ करते हैं कि प्रेसिडेंट जो बनी है द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, तो आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ ये नहीं देख लेना है कि कौन प्रेसिडेंट बना, आपको ये देखना है इससे पहले कौन प्रेसिडेंट था। ठीक है, और आपको ये भी देख लेना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से प्रेसिडेंट बनाया जाता है, ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट थी। ठीक है, किन किन प्रेसिडेंट ने 2 बार सर्व किया है इंडिया को एज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये 4 5 6 7 चीज़ें अगर आप जानने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी आपके खुद के लिए, क्योंकि एक तो सेल्फ डेवलपमेंट होगा, और डेफिनेटली एग्जाम में कभी ना कभी कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपको ऐसे कंटेंट में नहीं मिलते, उसके लिए आपको खुद को एफर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ऐसा एफर्ट अपनी तरफ से करते रहिए। हम लोग तो जितना हो रहा है करेंगे, पर हम 100% नहीं दे सकते हैं, आप लोग को 100% देना होगा। ठीक है, हमारे हिसाब से तो मान लीजिए यही सब ज़रूरी है, पर आपको भी अपना कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा। हमारे एफर्ट और आपके एफर्ट मिल के ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट जो है 2023 की वो किसने रिलीज़ की है, किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ की है, आपको ये बताना है। ठीक है, क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023 आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है ज्योग्राफी एंड यू, सेकेंड ऑप्शन है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, थर्ड ऑप्शन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज यूएस क्लाइमेट एड एजेंसी। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, जिन्होंने किसने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023। इसके मुताबिक क्या कहा गया है कि 25% से भी कम हेल्थ मिनिस्ट्रीज जो हैं वो क्लाइमेट डेटा का यूज़ करती हैं किसके लिए, हेल्थ रिस्क को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, तो बस आप इसको एक बार ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में ऐसा कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड कुछ भी टॉपिक पूछा जाए तो आप ये डेटा के साथ सब्सटेंटिएट कर सकते हैं कि क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट के अनुसार जो 25% से भी कम हेल्थ मिनिस्ट्रीज जो हैं वो हेल्थ रिस्क को मॉनिटर करती हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सक्सेसर है किसका, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, किसका सक्सेसर है, तो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, जो कब फाउंड किया गया था, जो 1873 में जिसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कब आया था, 1950 में आया था। तो इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को ही बदल के 1950 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। ठीक है, जो और इसकी सबसे जो हाईएस्ट बॉडी होती है वो होती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस, जो कि 4 साल में एक बार मिलती है। ठीक है, एवरी 4 ईयर्स दे मीट। ठीक है, और जो सालाना मिलती है, जो ईयरली मिलती है, वो 36 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। ठीक है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस होती है वो 4 साल में मिलती है, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो सालाना मिलती है, जो डिस्कस करती है अपनी पॉलिसीज़ और अपने प्रोग्राम्स। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस की ही ये बॉडी है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। यहाँ पे हम लोग ने उसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी ले ली। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एडेड इंडिया टू सेव स्टेट लिस्ट। ठीक है, तो किस कंट्री ने इंडिया को सेव स्टेट्स की लिस्ट में शामिल किया है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि सेव स्टेट्स लिस्ट का क्या मतलब होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपको सिर्फ ये बताना है क्वेश्चन में कि किस कंट्री ने इंडिया को सेव स्टेट्स लिस्ट की लिस्ट में, सेव स्टेट्स लिस्ट की लिस्ट में कैटेगरी में ऐड किया है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, सेकेंड ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ ऑप्शन है कनाडा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है साथियों यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है, इंडिया को सेव स्टेट लिस्ट में ऐड किया है। ठीक है, सेव स्टेट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जिन कंट्रियों को भी सेव स्टेट की लिस्ट में ऐड किया जाता है, उनका ये मतलब होता है कि वो सारी कंट्रीज़ जो हैं जो कि सेव लिस्ट की कैटेगरी में है, वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं है, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ का परसिक्यूशन नहीं है, इसलिए कोई माइग्रेट नहीं करेगा, कोई इमिग्रेट नहीं करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ परसिक्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए ये सेव स्टेट लिस्ट जो है जारी की जाती है, जिसमें यूके ने इंडिया को ऐड किया है, जिसका ये मतलब है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है या जो सोशल एनवायरनमेंट है वो सेफ़ है, स्टेबल है, कोई ज़्यादा ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ नहीं है। ठीक है, और कोई वहाँ से निकल के असाइलम नहीं सीख करेगा ब्रिटेन में जस्ट बिकॉज कि एनवायरनमेंट ऐसा है कि माइनॉरिटीज़ को परसिक्यूट किया जा रहा है, उनको उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो इंडिया ने यूके को ऐड किया है, और सॉरी यूके ने इंडिया को ऐड किया है सेफ स्टेट लिस्ट में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा किसने ऐड किया है, यूके ने ऐड किया है इंडिया को सेफ स्टेट लिस्ट में। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे, अब यूके के जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो तो हैं ही, तो डिसेंट तो इंडियन ही है उनकी। ठीक है, उनकी लिनिएज तो इंडियन ही है, तो थोड़ा सा सिंपैथी रखते हुए, और वैसे भी इंडिया में इतना ख़राब माहौल नहीं है जितना अभी गाज़ा में है या मिडिल ईस्ट में है यूक्रेन में है, तो इतना माहौल ख़राब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यूके के प्रधानमंत्री इंडियन ही हैं एक तरीके से, तो इसीलिए उन्होंने इंडियन को ये तवज्जो दी है, इंडियन के जो एक स्टेबल एनवायरनमेंट, फ्री एनवायरनमेंट को देखते हुए। ठीक है, तो ऐसे याद रखें, क्योंकि यूके का जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो भी इंडियन ही डिसेंट शेयर करते हैं, इंडियन लीनियज शेयर करते हैं, इसलिए उन्होंने इंडिया को भी दे दिया, कंसिडरिंग इंडियाज़ सेफ सोशल एनवायरनमेंट विच इज़ फ्री, स्टेबल एंड फ्री फ्रॉम एनी ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा कि यूके ने ऐड किया है इंडिया को सेफ स्टेट लिस्ट में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
ISA स्टील कॉन्क्लेव 2023 की थीम क्या है, ठीक है। ISA स्टील कॉन्क्लेव 2020 की थीम क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको सही आंसर गेस करना है, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पेपर पढ़ा होगा तो ऑब्वियसली आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई नहीं, इसके बाद आप जान जाएंगे, ठीक है। तो साथियों, पहला ऑप्शन है आपके लिए स्टील एंड सस्टेनेबिलिटी, सेकेंड ऑप्शन है स्टील फॉर मेक इन इंडिया, थर्ड ऑप्शन है स्टील शेपिंग द सस्टेनेबल फ्यूचर, और फोर्थ ऑप्शन है स्टील फॉर इंडियन ट्रिलियन डॉलर स्टोरी, ठीक है। स्टील फॉर इंडियन ट्रिलियन डॉलर स्टोरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है साथियों स्टील शेपिंग द सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। ये सही आंसर है, ठीक है। तो फोर्थ एडिशन हुआ है ISA स्टील कॉन्क्लेव 2023 का न्यू दिल्ली में, जहाँ पे थीम थी, जो कॉमन थीम थी वो थी स्टील शेपिंग द सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे स्टील से एस है ना, और जो ऑप्शन है उसमें भी कई बार एस आया, स्टील है, फिर एस से शेपिंग है, फिर एस से सस्टेनेबल है, ठीक है। तो कई बार एस आया है, तो जहाँ पे एस बहुत बार आया होगा आपको दिखेगा, तो वहाँ पे आपको टिक कर देना है कि यही सही ऑप्शन होगा इसका स्टील कॉन्क्लेव की थीम का, ठीक है। तो वैसे भी आप एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा, पर इन केस वहाँ पे जाके कोई कन्फ्यूजन होता है तो आपको अपनी एक्यूरेसी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ऐसी चीज़ें ध्यान में रखना है, मतलब कंसेप्चुअली भी चीज़ें समझना है, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ट्रिक के माध्यम से भी याद रखना है, ठीक है। तो स्टील कॉन्क्लेव आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो उसकी थीम है ये है स्टील शेपिंग द सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर सस्टेनेबल होना चाहिए, क्योंकि स्टील को मैन्युफैक्चर करने में, जनरेट करने में काफ़ी जो है एमिशंस होते हैं, इसलिए जो है स्टील को शेप करना पड़ेगा सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक है। तो इसलिए ये थीम आई है स्टील शेपिंग द सस्टेनेबल फ्यूचर। और अगर आपको ट्रिक से भी थोड़ा सा याद रखना है कि कहीं एकदम गलती ना हो जाए और 100% एक्यूरेसी हो, तो याद रखिएगा कि एस से ही स्टील है, और एस से ही फिर स्टील है, फिर एस से ही शेप है, और एस से ही सस्टेनेबल फ्यूचर है, ठीक है। तो जो तीन वर्ड्स हैं उनके जो उनका जो पहला लेटर है इनिशियल है वो एस से ही है, ठीक है। तो ऐसे मिला मिला के हम लोग अपना काम बना लेंगे, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप 4-5-6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत ही आसानी से बता लेंगे, पर फिर भी जो नए लोग हैं, जो नए अभी एंट्री कर रहे हैं कंपटीशन में, नए एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सेकेंड ऑप्शन है अंगटाड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, थर्ड ऑप्शन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो इसका सही आंसर है FAO, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अपने ही नाम से फूड एंड एग्रीकल्चर 2023 रिपोर्ट जो है हर साल रिलीज करता है, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से कुछ जुड़ी हुई चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था साथियों, इसका फॉर्मेशन 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था वैसे ही फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, रोम इटली में, ठीक है। रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर्स है। हम लोग ने देखा था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO का हेडक्वार्टर्स कहाँ था, हम लोग ने देखा था, तो वो जिनीवा में था, ठीक है। जिनीवा में था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स, ठीक है। और ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो याद रखिएगा रोम में है, ठीक है। रोम में है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर, ठीक है। तो आप अगर इसको नहीं याद कर पा रहे तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा कि जो फूड होता है ना वो रूम में होता है, ठीक है। फूड जो होएगा, जो खाना होता है हम लोग का, वो रूम में खाते हैं ना, ठीक है, रूम में होगा, ठीक है। तो रूम से याद रखिएगा रोम, रोम की कैपिटल है इटली, मतलब इटली की कैपिटल है रोम, ठीक है। तो इटली कैपिटल है रोम। तो याद रखिएगा फूड कहाँ होता है, तो फूड रोम में होता है। फूड से क्या याद रखेंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और रूम से क्या याद रखेंगे, रोम, ठीक है। रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड क्वालिटी वीक 2023, ठीक है। तो वर्ल्ड क्वालिटी वीक 2023 की थीम बतानी है आपको, और आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है क्वालिटी रियलाइजिंग योर कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल, सेकेंड ऑप्शन है क्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है क्वालिटी टू इम्प्रूव क्वांटिटी, फोर्थ ऑप्शन है क्वालिटी फॉर ऑल, ठीक है। तो वर्ल्ड क्वालिटी वीक की थीम क्या है आपको ये बताना है। तो वर्ल्ड क्वालिटी वीक की थीम है साथियों, पहला ऑप्शन क्वालिटी रियलाइजिंग योर कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल, ठीक है। रियलाइजिंग योर कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल जो है
वर्ल्ड क्वालिटी वीक की थीम है। ठीक है, तो वर्ल्ड क्वालिटी वीक जो है सेलिब्रेट किया जाता है सेकेंड वीक ऑफ नवंबर को। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर को वर्ल्ड क्वालिटी वीक सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? क्वालिटी रियलाइजिंग योर कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल। ठीक है, तो याद रखेंगे कि आपकी क्वालिटी हमेशा कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। पढ़ाई की क्वालिटी, अपने सोचने विचारने की क्वालिटी, हर चीज़ की क्वालिटी बहुत ही कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप आगे निकल पाएंगे। ठीक है, कॉम्पिटिशन कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड या बहुत ही क्या कहें प्रैक्टिकल वर्ड नहीं है। ठीक है, ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए आपके लिए। ठीक है, चाहे वो अच्छी बातें में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, पर सब में क्वालिटी कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे जो क्वालिटी है वो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। ठीक है, क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन दिखेगा कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल, तो आप आराम से इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ इसको करेक्ट कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कंसिडरिंग अदर क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है। याद रखिएगा क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? क्वालिटी हमेशा कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज डे 2023? ठीक है, तो नेशनल लीगल सर्विसेज डे 2023 की थीम क्या रखी गई है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जस्टिस टू एवरीवन एंड एवरीवेयर, सेकंड ऑप्शन है स्पीडी एंड रिस्पॉन्सिबल जस्टिस, थर्ड ऑप्शन है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज थ्रू लीगल अवेयरनेस, और फोर्थ ऑप्शन है जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एम्पावरिंग मार्जिनलाइज थ्रू लीगल अवेयरनेस। ठीक है, इतनी लंबी थीम है, जैसे कि ये तो वही है कि मतलब लीगल सिस्टम अपने यहाँ कितनी पेंडेंसीज है, 10-10 साल 20-20 साल केस अटके रहते हैं। ठीक है, जितना लंबा केस अटका रहता है उसी हिसाब से लग रहा है लंबी सी थीम भी बना दी है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में, ये कॉन्टेक्स्ट आपको ये इसलिए बताया गया है कि आप ये थीम जो है दिमाग में रख सकें कि जो लीगल मतलब लीगल चीज़ें हैं बहुत टाइम लेती हैं। ठीक है, जैसे कितनी पेंडेंसीज हैं आपको पता होगा, 10-10 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं पूरे इंडियन जुडिशियल आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो इतना लंबी पेंडेंसी है, इसीलिए इतनी लंबी जो है थीम भी है। ठीक है, वैसे तो आपको यही याद रखना है, हो सकता है अगर पूछने को पूछे तो सिर्फ इतना ही देगा। ठीक है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, तो याद रखिएगा एक्सेस टू जस्टिस। ठीक है, आर्टिकल 39A में भी यही बोला गया है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। ठीक है, और हम लोग लीगल सर्विसेज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हम लोग 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे सेलिब्रेट करते हैं। पहला लीगल सर्विसेज डे 1995 में सेलिब्रेट किया गया था। क्या थीम है साथियों इस बार की, एक बार फिर से देख लेते हैं, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज थ्रू लीगल अवेयरनेस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा, इतनी छोटी सी थीम से पूछ सकते हैं, यहीं से इतना ही पिक करेंगे, तो याद रखिएगा एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। और अगर नहीं तो याद रखिएगा सबसे लंबी जो थीम होगी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे लीगल केसेस चलते हैं, इसलिए लंबी लंबी थीम है, जिसका नाम है जिसकी थीम होगी एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज थ्रू लीगल अवेयरनेस। ठीक है, मोस्ट प्रॉबेबली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल किसकी थीम है। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, रिवर्स पूछ लेते हैं, एक दो एग्जाम से पूछा गया था रिवर्स तरीका कि ये जो थीम है ये किस दिन सेलिब्रेट की गई थी या किससे रिलेटेड ये थीम थी। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया हुआ था, लीगल सर्विसेज दे दिया हुआ था, तो ऐसे करके कन्फ्यूजन में ये क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल जो है इस बार की नेशनल लीगल सर्विसेज डे की थीम है, और ये पहली बार कब सेलिब्रेट की गई थी? 1995 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपसे थीम से रिलेटेड, तो आपको बताना है वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे 2023 की थीम क्या है। ठीक है, वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे की 2020 की थीम क्या है? इसको वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे को भी वर्ल्ड अर्बनिज्म डे के नाम से भी जाना जाता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन के लिए आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है टाउन्स फॉर वुमेन सेफ्टी, सेकेंड ऑप्शन है सस्टेनेबल प्लानिंग, थर्ड ऑप्शन है ग्लोकल अर्बनिज्म सॉरी, फोर्थ ऑप्शन है लर्न ग्लोबली अप्लाई लोकली। ठीक है, लर्न ग्लोबली अप्लाई लोकली। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है, अगर आप सोच रहे हैं ग्लोकल अर्बनिज्म आंसर है तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सही आंसर है लर्न ग्लोबली अप्लाई लोकली। ठीक है, लर्न ग्लोबली अप्लाई लोकली जो है वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे का या वर्ल्ड अर्बनिज्म डे का जो है क्या है,
थीम है 2023 की, ये थीम है, ठीक है। तो इसको कैसे ध्यान में रखेंगे, एक छोटा सा हैक है या ट्रिक आप जो भी कह लीजिए, कि वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड मतलब होता है ग्लोबल, ठीक है। वर्ल्ड मतलब क्या होता है, ग्लोबल, ठीक है। वर्ल्ड मतलब ग्लोबल, टाउन मतलब लोकल, ठीक है, टाउन मतलब लोकल, ठीक है। तो ये दोनों जो टर्म है आपके वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे के जो टर्म है अलग अलग, वर्ल्ड का ग्लोबली और टाउन का लोकली, वो आपकी थीम में है, इसलिए आप ऐसे कनेक्ट करके जो है सही आंसर टिक कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन होगा। हालांकि आप 2-3 बार एग्जाम से पहले 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ऐसे ही याद हो जाना है, पर फिर भी किसी प्रकार का अगर कन्फ्यूजन होता है तो याद रखिएगा वर्ल्ड का क्या है, ग्लोबली, वर्ल्ड का मतलब होता है ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल, वर्ल्ड क्या है, ग्लोबल है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। तो वर्ल्ड क्या है, ग्लोबल है, तो ग्लोबली, लर्न ग्लोबली और अप्लाई लोकली। टाउन क्या है, टाउन आपका लोकल होता है, ठीक है, लोकल एरिया होता है टाउन, ठीक है। तो टाउन में क्या होगा, अप्लाई लोकली, सीखेंगे कहाँ, ग्लोबली, अप्लाई कहाँ करेंगे, टाउन में, मतलब लोकली, ठीक है। लर्न ग्लोबली अप्लाई, लर्न ग्लोबली अप्लाई लोकली, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये छोटी सी हैक पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंडियन आर्मी जो है हर्मीज नाम की हर्मीज 900 स्टार लाइनर ड्रोन जो है अक्वायर करेगी, ठीक है। इंडियन आर्मी क्या करेगी, ड्रोन को इंडक्ट करेगी, कौन से ड्रोन को, हर्मीज 900, ठीक है, हर्मीज 900 स्टार लाइनर ड्रोन, ठीक है, हर्मीज 900 स्टार लाइनर ड्रोन। तो आपको ये बताना है ये किस कंट्री से ये एक्वायर करेगी, ये या किस कंट्रीज की मैन्युफैक्चरर है, इस ड्रोन की मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि हर्मीज है क्या है, पहले तो ये याद रखिएगा हर्मीज क्या है, ना ये मिसाइल है, ना ये सबमरीन है, ना ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है या ऐसे टॉर्पीडो है, ये क्या है, ये ड्रोन है, ठीक है। अक्सर आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या है, ठीक है, तो आपको याद रखना है हर्मीज क्या है, ये ड्रोन है, ठीक है। हर्मीज क्या है साथियों, ये ड्रोन है। उसके बाद आपको बताना है ये किस कंट्री से मैन्युफैक्चर की गई है और किस कंट्री से एक्वायर की जा रही है इंडियन आर्मी में इंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो साथियों आपके ऑप्शन से पहला ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकेंड ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, थर्ड ऑप्शन है इजराइल और फोर्थ ऑप्शन है टर्की, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं पहले। तो यूके में हम लोग ने देखा है लंदन समिट हुई थी, लंदन समिट हुई थी किस चीज़ के लिए, एआई के लिए, तो हमने याद किया था लाई, LAI, ठीक है। लंदन समिट किसके लिए हुई थी, लाई के लिए। और इससे ही रिलेटेड क्या था, ब्लेचले डिक्लेरेशन, ठीक है, ब्लेचले, जो ब्लेचले पार्क में ये एआई समिट को कंक्लूड किया गया था, ठीक है, ब्लेचले डिक्लेरेशन, ठीक है। और यूके ने क्या किया, आज ही हम लोग ने पढ़ा है, इंडिया को सेफ स्टेट की लिस्ट में इंक्लूड किया है, ठीक है। इंडिया को किस में इंक्लूड किया गया है, सेफ स्टेट की लिस्ट में। क्यों, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया को बहुत सेफ मानते हैं, वो खुद इंडियन है एक तरीके से, लिनिएज उनकी इंडियन है, जो हिस्टोरिकल ओरिजिन है उनके इंडियन है, इसलिए उन्होंने बोला कि इंडियन सेफ स्टेट है, इनको इंडियंस को भी सेफ स्टेट लिस्ट में इंक्लूड किया जाए, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हम लोग ने ये पुरानी चीज़ें जो हम लोग ने अभी पढ़ी थी और कल परसों में पढ़ी थी वो हम लोग ने रिवाइज कर ली, ठीक है। और साथियों यहाँ पे जो करेंट क्वेश्चन का आंसर है वो है इजराइल, ठीक है। इजराइल से हम लोग हर्मीज ड्रोन जो है एक्वायर करेंगे, जो कि है हर्मीज 900 स्टार लाइनर ड्रोन, ठीक है। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे HDI, ठीक है। HDI तो आप जानते होंगे, ठीक है, UNDP का इंडेक्स है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पर ध्यान दीजिएगा HDI का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे हर्मीज ड्रोन, हर्मीज HERMES, ठीक है, हर्मीज। और डी से क्या है साथियों, ये सिग्निफाई करता है कि ये ड्रोन है, ठीक है। ये ट्रिक बता रहे हैं हम आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डी से याद रखिएगा ये ड्रोन है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किस मतलब क्या है, ये मिसाइल है कि टैंक है कि ड्रोन है कि कैमरा है कि सबमरीन है कि फाइटर जेट है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ये डी यूज़ किया गया है, डी से ड्रोन। और आई से क्या है, इजराइल, ठीक है। आई से इंडिया तो होगा नहीं, ऑब्वियसली इंडिया एक्वायर कर रहा है किसी से, तो आई से इजराइल होगा, ठीक है। आइसलैंड से तो करेगा नहीं, या इराक ईरान से तो करेगा नहीं, ठीक है, तो इजराइल से ही करेगा। तो HDI आप याद रखिएगा, ठीक है, HDI आप याद रखिएगा। H से साथियों क्या है, हर्मीज, डी से क्या है, ड्रोन, आई से क्या है, इजराइल, ठीक है। तो हर्मीज ड्रोन जो है 900 स्टार लाइनर ड्रोन है, वो इजराइल में मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। इजराइल की कंपनी है एल्बिट सिस्टम, वो बनाएंगी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार फिर देख लेते हैं HDI, ठीक है, HDI याद रखिएगा। H से क्या है, हर्मीज 900, डी से क्या है, ड्रोन, और आई से क्या है, इजराइल, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों डायमेंशन कवर हो गए आपके। अगर आपसे पूछेगा कि इजराइल से कौन से ड्रोन लिए जा रहे हैं, तो आप बता देंगे H मतलब हर्मीज 900, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि हर्मीज 900 क्या है, ड्रोन है, मिसाइल है, सबमरीन है, फाइटर जेट है, तो आप जानते हैं HDI। तो डी से क्या है, ड्रोन है, तो आप बताएंगे ड्रोन है, ठीक है। और आई से आप बताएंगे इजराइल से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या इजराइल में मैन्युफैक्चर हो रहा है और इजराइल से ही हम लोग एक्वायर कर रहे हैं,
हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यूपीआई के सेफ्टी एम्बेसडर कौन बने हैं। ठीक है, हु इज अपॉइंटेड एज यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर, मतलब एनपीसीआई ने किसको अपॉइंट किया है एज यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है आमिर खान, सेकंड ऑप्शन है शुभमन गिल, थर्ड ऑप्शन है पंकज त्रिपाठी, फोर्थ ऑप्शन है कृति सैनन। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है पंकज त्रिपाठी। ठीक है, पंकज त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया है यूपीआई का सेफ्टी एम्बेसडर। ठीक है, सेफ्टी एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है, पंकज त्रिपाठी जी को। ठीक है, पंकज त्रिपाठी जी को सेफ्टी एम्बेसडर चुना गया है या अपॉइंट किया गया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, इसमें तो हमको लगता नहीं कि आपको कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ऐसा अवार्ड दिया जा रहा है किसको, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स को। ठीक है, और इस अवार्ड का क्या नाम है, इको वॉरियर अवार्ड्स। ठीक है, इको वॉरियर अवार्ड्स 2023 जो दिया जा रहा है, पहली बार दिया जा रहा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर्स को, ताकि जो भी उनके जो भी इनिशिएटिव्स हैं, अटेम्प्ट्स हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में, ठीक है, कम्युनिटी कनेक्शन में, तो इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, उनके इनिशिएटिव्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए इको वॉरियर अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया है। ठीक है, किसके लिए है ये, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, और ये जॉइंटली जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये इंडियन मास्टरमाइंड्स द्वारा किया गया था, एचपीसीएल द्वारा, गेल द्वारा और ओकिनावा द्वारा। ठीक है, तो खैर आपको ये नहीं याद रखना है, आपको ये 5 कैटेगरीज याद रखनी है। ठीक है, ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें इको वॉरियर अवार्ड दिए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, तो डॉक्टर मोहन राम है जिन्होंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काफ़ी काम किया है, कहाँ पे, गिर फॉरेस्ट गुजरात में। ठीक है, मोहन राम ने क्या किया है, गिर फॉरेस्ट गुजरात में काफ़ी काम किया है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का अवार्ड उनको मिलता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का अवार्ड किसको मिलता है, रितेश सरोथिया जी को, जो कि वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो के रीजनल डिप्यूटी डायरेक्टर हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो के, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं रितेश सरोथिया, उनको मिला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए किसको मिला है, वासु कनौजिया को। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, वासु कनौजिया को मध्य प्रदेश में। बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन किसको मिला है, विश्वजीत मिश्रा को। ये क्यों मिला है इनको, क्योंकि ये चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं इन बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में ये चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से टेक्नोलॉजी का जो है इंटरवेंशन किया है इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। ठीक है, और लास्ट में है साथियों कम्युनिटी कनेक्ट, अवार्ड फॉर कम्युनिटी कनेक्ट। तो ये किसको मिला है, तो ये मीलो तसर को मिला है, जो कि कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में किसको मिला है, डॉक्टर मोहन राम को मिला है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में किसको मिला है, रितेश सरोथिया जी को मिला है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में किसको मिला है, वासु कनौजिया को मिला है। बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन किसको है, विश्वजीत मिश्रा को है। ठीक है, और अवार्ड फॉर कम्युनिटी कनेक्ट वो मिलो तसार को है। ठीक है साथियों यहाँ पे कोशिश करते हैं कुछ ट्रिक के माध्यम से ये 5 अवार्ड्स याद करने की, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है और हर एक कैटेगरी के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन का स्कोप हमको नहीं छोड़ना है, और ना ही ये है कि हमको कुछ भी छोड़ के जाना है। ठीक है, आया है एग्जाम में, आया है कॉन्टेंट करेंट अफेयर्स में, तो डेफिनेटली हम लोग किसी ना किसी तरीके से पढ़ के जाना है। तो बस आप थोड़े से बने रहिएगा हमारे साथ और देखिएगा कि हम कैसे कैसे ट्रिक के साथ कोशिश कर रहे हैं आपको ये याद कराने की। ठीक है, तो कंजर्वेशन याद रखिएगा, कंजर्वेशन कौन करेगा, राम जी कंजर्वेशन करेंगे। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, बाकी थोड़ा सा हम उसको जोड़ जोड़ के बना देंगे। ठीक है, कंजर्वेशन कौन करेगा, तो राम जी कंजर्वेशन करेंगे। राम से मतलब डॉक्टर मनोहर राम। ठीक है, डॉक्टर मनोहर राम कैसे याद रखेंगे, राम हमारी गिरने से बचाएंगे हमको। ठीक है, राम हमको गिरने से बचाएंगे। ठीक है, गिरने से कंजर्व करेंगे। ठीक है, गिरने से कौन कंजर्व करेगा, राम। ठीक है, कंजर्व से क्या हुआ, कंजर्वेशन। गिरना मतलब क्या होता है, गिर, जो गिर फॉरेस्ट गुजरात में है, कौन, डॉक्टर मोहन राम। ठीक है, तो याद रखिएगा कि राम जो है हमको गिरने से कंजर्व करेंगे। ठीक है, गिरने से कौन, कंजर्वेशन से देखिएगा आप तो याद आ जाएगा आपको कि कौन कंजर्व करेगा, तो राम जी करेंगे। ठीक है, राम जी करेंगे, प्रभु राम। ठीक है, और किससे कंजर्वेशन करेंगे, तो गिरने से कंजर्व करेंगे। ठीक है, गिरने से कंजर्व करेंगे, गिर से याद रखिए, गिरना याद रखिएगा, गिर फॉरेस्ट की बात हो रही है। ठीक है, प्रोटेक्शन के में आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, तो प्रोटेक्शन जो है राइट तरीके से होनी चाहिए ना, राइट प्रोटेक्शन होनी चाहिए, RIT याद रखिएगा, RIT। तो ये मिला है किसको, रितेश सरोथिया जी को। ठीक है, प्रोटेक्शन राइट तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन क्या है, राइट तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, क्राइम होगा। ठीक है, प्रोटेक्शन राइट तरीके से नहीं हुई तो क्या होगा, क्राइम
होगा, मतलब ये क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में है, ठीक है। दो दो तीन तीन चीज़ें हैं, आप ध्यान में सुनते जाइएगा हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे होगी साथियों, प्रोटेक्शन जो है राइट तरीके से होगी, RITE से क्या है, रितेश सरोतिया। देखिए शुरुआत में RITE है ना, RITE, तो याद रखिएगा रितेश सरोतिया। तो और ये प्रोटेक्ट राइट तरीके से नहीं होगी तो क्या होगा, क्राइम होगा। तो रितेश सरोतिया जी हैं, वो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में जो है डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिनको अवार्ड मिला है किसके लिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। एक बार फिर से ऊपर वाला देखते हैं, कंजर्वेशन कैसे होगा, तो कंजर्व करेंगे राम जी गिरने से, तो राम जी से क्या है, डॉक्टर मोहन राम, गिरने से क्या है, गिर फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन के लिए क्या है साथियों हम लोग ने बनाया है, प्रोटेक्शन राइट तरीके से होनी चाहिए, नहीं तो क्राइम होगा। राइट से क्या है, RITE रितेश सरोतिया साहब, और क्राइम से क्या है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो में ये रीजनल डिप्टी डायरेक्टर है, इनको अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो फॉरेस्ट में जो वास करेगा उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट में जो वास करेगा, ठीक है, फॉरेस्ट में वास करेगा, ठीक है, फॉरेस्ट वासी, ठीक है। जो कहते हैं ना क्या नाम था उनका, अरे उनका नाम नहीं याद आ रहा, चलिए जाने दीजिए। तो फॉरेस्ट में जो वास करेगा उनकी प्रोटेक्शन, तो वास से याद रखिएगा वासु कनौजिया जी, ठीक है। फॉरेस्ट में जो वास करेगा, ठीक है, जो फॉरेस्ट के मध्य में वास करेगा, ठीक है, याद रखिएगा फॉरेस्ट के मध्य में जो वास करेगा उसकी प्रोटेक्शन, ठीक है। फॉरेस्ट के मध्य में, मध्य मतलब मध्य प्रदेश, और वास से मतलब वासु कनौजिया साहब को, ये DFO है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, उनको अवार्ड मिला है, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में कैसे याद रखेंगे, फॉरेस्ट के मध्य में जो वास करेगा उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। फॉरेस्ट के मध्य में, मध्य से क्या है, मध्य प्रदेश, और वास से क्या है, वासु कनौजिया जी, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब साथियों यहाँ पे देखते हैं बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन, ठीक है। तो बी से बेस्ट यूज़ है, ठीक है, बी से बेस्ट है, बी से ही विश्वजीत मिश्रा है, और बी से ही ये बेंगलुरु है, ठीक है। तो ये चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तीनों डायमेंशन बी से हैं, तो एकदम ईजिली आराम से याद हो गया, ठीक है। तो बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन क्या है, बी से विश्वजीत मिश्रा, और कहाँ पे, बी से बेंगलुरु, ठीक है साथियों। तो ये तो बहुत ईजी सा हो गया। लास्ट है साथियों कम्युनिटी कनेक्ट, अवार्ड फॉर कम्युनिटी कनेक्ट, ठीक है। तो मिलो क्या होता है, मतलब मिलो, कम्युनिटी में मिलो, ठीक है। कम्युनिटी में हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं ना, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब खुशियाँ बांटते हैं, जैसे दिवाली होने वाली है तो सेलिब्रेट करेंगे कम्युनिटी में अपनी, मिलेंगे एक दूसरे से, तो वही कम्युनिटी में क्या होता है, मिलना मिलाना होता है ना, तो मिलो कम्युनिटी में, ठीक है, मिलो कम्युनिटी में। तो कौन मिलेगा, अरुण मिलेगा, ठीक है, अरुण मिलेगा, नाम है देखिए स्पेसिफिक, ठीक है, अरुण मिलेगा, ठीक है। तो कम्युनिटी कनेक्ट में कैसे आप याद रखेंगे, तो कम्युनिटी में कौन मिला, अरुण मिला, ठीक है, अरुण मिला, मिला से मिलो तेसर, जो नाम है जो मिलो तेसर, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे सारी ट्रिक याद हो गई होगी या समझ में आई होगी। आप 2-3 बार देखिएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगी। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी तरीके का, तो एक बार में फिर से क्लियर हो जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स, पर आपको याद करनी है, क्योंकि आपको अगर वो नहीं मिला है जो आप चाहते हैं, तो आपको वो करना पड़ेगा ना जो आपने कभी नहीं किया है। तो ये सब वो कभी नहीं किए वालों में ही चीज़ है, ठीक है। तो कंजर्वेशन कौन करेगा साथियों, राम जी करेंगे गिरने से, तो डॉक्टर मोहन राम इन गिर फॉरेस्ट, ठीक है। देखिए इजीली याद हो गया, इजी पीजी। प्रोटेक्शन किसकी होगी, या प्रोटेक्शन कैसे होगी, तो प्रोटेक्शन राइट तरीके से होगी, RITE, तो रितेश सरोतिया साहब, ठीक है, राइट तरीके से होगी। और राइट तरीके से नहीं हुई तो क्या होगा, तो क्राइम होगा। तो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल ब्यूरो में इनको अवार्ड मिला है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट के मध्य में जो वास करेगा, ठीक है, मध्य मतलब मध्य प्रदेश, वास मतलब वासु कनौजिया जी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने ये सीख लिया। सेकंड है, सॉरी फोर्थ है बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन, तो बी से बेस्ट है, बी से ही विश्वजीत मिश्रा है, और बी से ही बेंगलुरु है, ठीक है। तो विश्वजीत मिश्रा जो कि करेंटली चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट है बेंगलुरु में, उनको ये अवार्ड मिला है बेस्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर कंजर्वेशन के लिए। और लास्ट है साथियों अवार्ड फॉर कम्युनिटी कनेक्ट, तो कम्युनिटी में आप किससे मिले हैं, अरुण से मिले हैं, मिलो से मिले हैं, से मिलो तसार, और ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। थोड़ी सी लंबी थी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, पर आपको याद तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई और आपसे याद करके, बिना किसी ट्रिक के ही याद करके आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको आगे रहना है, आपको सफल होना है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो असफल लोग नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने लॉन्च किया है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड ऑफ नेशनल
कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ठीक है, तो भारत ऑर्गेनिक्स लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, ध्यान देना है पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने लॉन्च किया है क्या, भारत ऑर्गेनिक्स। तो आपको ये बताना है इसमें कितने प्रोडक्ट्स अभी हैं, इस एडिशन में जो लॉन्च हुआ है उसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, भारत ऑर्गेनिक्स में कितने प्रोडक्ट्स हैं आपको ये बताना है। और ये भारत ऑर्गेनिक्स किसने लॉन्च किया है, ध्यान दीजिएगा, ये कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने क्या किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन ऑप्शंस की ओर। तो पहला ऑप्शन है साथियों 6 प्रोडक्ट्स, सेकंड ऑप्शन है 7 प्रोडक्ट्स, थर्ड ऑप्शन है 8 प्रोडक्ट्स और लास्ट ऑप्शन है 9 प्रोडक्ट्स। तो साथियों इसका सही आंसर है 6 प्रोडक्ट्स। ठीक है, 6 प्रोडक्ट्स इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यूनियन मिनिस्टर जो हैं, जो मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन भी हैं अमित शाह जी, उन्होंने लॉन्च किया है भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ठीक है, बहुत ही नई नवेली बॉडी है, एकदम न्यूली स्टैब्लिश बॉडी है। जनवरी 2023 में ये स्टैब्लिश की गई थी। ठीक है, टू फैसिलिटेट एंड प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने के लिए ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनी है। ठीक है, और जो भी कोऑपरेटिव्स ऑर्गेनिक्स में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मार्केटिंग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो ये सब काम के लिए ये नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो है फॉर्म की गई है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो 6 प्रोडक्ट्स हैं, हमने आपको बताया है अभी 6 प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से, तूर दाल, चना दाल, शुगर, राजमा, बासमती और सोना मसूरी राइस। ठीक है, सोना मसूरी राइस, बासमती राइस, तुर दाल, चना दाल, शुगर और राजमा। ठीक है, ये 6 प्रोडक्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि कहाँ आउटलेट हो गए, इनका कहाँ सेल किया जाएगा, तो 150 मदर डेयरीज सफल आउटलेट्स पे इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। ठीक है, टोटल ऑफ 20 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विल बी लॉन्च्ड बाय दिसंबर 2023। ठीक है, तो अभी कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, अभी 6 प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं और कितने प्रोडक्ट्स और लॉन्च करने हैं, तो अभी 14 प्रोडक्ट्स और लॉन्च कर लें, मतलब कुल मिला के 20 प्रोडक्ट्स जो है लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, किसके द्वारा, नेशनल ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में। ठीक है, क्या कैसे याद रखेंगे, तो कॉपरेट करने में बहुत आनंद आता है। ठीक है, कॉपरेट करने में जो है बहुत आनंद आता है, तो कोऑपरेटिव का जो हेडक्वार्टर है वो आनंद, गुजरात में है। ठीक है साथियों, तो साथियों यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि कितने प्रोडक्ट्स आए हैं, तो हम लोग ने देखा था 6 प्रोडक्ट्स आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी ट्रिक है, आप याद रखिएगा कि चतुर बरसों से शुगर खा रहा है भारत ऑर्गेनिक्स की। ठीक है, चतुर क्या कर रहा है, बरसों से शुगर खा रहा है भारत ऑर्गेनिक्स की। तो CHA से क्या है साथियों, CHA से है चना दाल। ठीक है, CHA से क्या है, चना दाल। TUR से क्या है, तुर दाल। ठीक है, तो ये 2 प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, CHA से क्या है, चना दाल, TUR से है तुर दाल। ठीक है, बरसों से कैसे याद रखेंगे, BA से साथियों क्या है, बासमती राइस, R से क्या है, राजमा और SA से क्या है, सोना मसूरी राइस। ठीक है, सोना मसूरी राइस और लास्ट में क्या है, शुगर। ठीक है, लास्ट में क्या है, शुगर बचता है हमारा, तो शुगर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है पर इजीली आपको याद हो जाएगी। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, सब खाने पीने वाला ही आइटम है तो परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा चतुर जो है वो बरसों से शुगर खा रहा है भारत ऑर्गेनिक्स की। ठीक है, चतुर से क्या है, CHA से चना दाल, TUR से तुर दाल। ठीक है, BA से बासमती राइस, R से राजमा, अब राजमा चावल खाएगा ना तो बासमती राइस के बाद क्या आएगा, राजमा। ठीक है, और SO से सोना मसूरी राइस। ठीक है, और लास्ट में शुगर। ठीक है, तो ये 6 प्रोडक्ट जो हैं भारत ऑर्गेनिक के अंदर निकाले गए हैं और टोटल 20 प्रोडक्ट्स निकाले जाएंगे। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट CEO। ठीक है, तो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन है, आपको ये बताना है, उसका नाम क्या है, किसका, पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का। ठीक है, तो पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग, सेकंड ऑप्शन है डोडो, थर्ड ऑप्शन है मार्क, फोर्थ ऑप्शन है मीका। ठीक है, तो आपके सही आंसर है इसमें कि जो पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बना है CEO उसका नाम है मीका। ठीक है, मीका। ठीक है, इनका नाम मीका है। ठीक है, एक मीका हमारे देश में भी हैं जो गायक हैं। ठीक है, तो ये किस कंपनी ने किया है, कहाँ की कंपनी है, तो ये पॉलिश रन कंपनी है, मतलब पोलैंड की कंपनी है। ठीक है, पोलैंड की कंपनी है हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर। ठीक है, तो बस याद रखना है आपको कि पॉलिश कंपनी है जिसके CEO का नाम है मीका। ठीक है, CEO का क्या नाम है, मीका। ठीक है, पॉलिश कंपनी है, मतलब पोलैंड की कंपनी है और CEO का नाम क्या है, मीका। ठीक है, तो याद रखिएगा CEO जो है क्या करता है,
माइक पॉलिश करता है। ठीक है, माइक जानते हैं ना, वो जिस पे बोलते हैं, बहुत तेज तेज आवाज़ आती है। ठीक है, जो हम लोग के स्कूल में लगा रहता था, हम लोग उसके सामने आके अपनी डिबेट ऑर्गेनाइजेशन से पार्ट लेते थे, ये सब था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये माइक है। ठीक है, सीईओ जो है माइक पॉलिश करते हैं। ठीक है, माइक से याद रखिएगा मीका। ठीक है, माइक से याद रखिएगा मीका। ठीक है, और पॉलिश से क्या है, ये पोलैंड है। ठीक है, पोलैंड की कंपनी। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, चलिए ठीक है, ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ जो है वो उनका नाम मीका है, पर वो कहाँ के हैं, मतलब वो कौन सी कंपनी है जिन्होंने ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ को अपॉइंट किया है, जिनका नाम मीका है। तो आपको याद रखना है कि सीईओ क्या करता है, वो माइक को पॉलिश करता है। तो पॉलिश से क्या याद रखेंगे, पॉलिश से याद रखेंगे पोलैंड। ठीक है, ये पोलैंड की कंपनी है जिन्होंने सीईओ अपॉइंट किया है ह्यूमनॉइड रोबोट मीका को। ठीक है, फिर से देख लेते हैं ये वाली ट्रिक। सीईओ क्या करता है, सीईओ माइक पॉलिश करता है। ठीक है, सीईओ क्या करता है, माइक पॉलिश करता है। ठीक है, सीईओ माइक पॉलिश करता है। तो कैसे याद रखेंगे, सीईओ से मतलब सीईओ, पहला ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ, सेकंड है माइक से याद रखेंगे मीका, मतलब ये मीका है इनका नाम, सीईओ का ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ का नाम मीका है, और वो कहाँ से हैं, वो पॉलिश से हैं, मतलब पोलैंड से हैं। ठीक है, वो पोलैंड कंट्री से हैं। ठीक है, पोलैंड आप जानते हैं कंट्री है, यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन कंट्री है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु ऑफ द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड मिट्टी कैफे। ठीक है, मिट्टी कैफे किस पर्सनालिटी ने इनॉग्रेट किया है, आपने ये बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पीएम नरेंद्र मोदी साहब, सेकंड ऑप्शन है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने, थर्ड ऑप्शन है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, और लास्ट ऑप्शन है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। तो साथियों इसका सही आंसर है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने मिट्टी कैफे का जो है इनॉग्रेशन किया है सुप्रीम कोर्ट प्रेमाइसिस में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेमाइस में ये मिट्टी कैफे खुला है, जो कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनका ये इनिशिएटिव है। ठीक है, उनका ये इनिशिएटिव है, उन्हीं के द्वारा ये पूरा मिट्टी कैफे रन किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा पूरा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, रन किया जाएगा। सब कुछ, सारे जो ऑपरेशंस हैं वो सारे जो है डिसेबल्ड लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये मिट्टी कैफे जो है प्रेमाइस में सुप्रीम कोर्ट की खोला गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, शिवाय चंद्रचूड़ ने क्या खोला है, मिट्टी कैफे। ठीक है, मिट्टी कैफे किसने खोला है, किसने इनॉग्रेट किया है, खोला तो किसी और ने है। तो मिट्टी कैफे चंद्रचूड़ साहब ने जो है इनॉग्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हम लोग मिट्टी से ही बने और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, यही सुप्रीम सत्य है। ठीक है, सुप्रीम ट्रुथ यही है। ठीक है, सुप्रीम जो लॉ है ये यही है, हम लोग मिट्टी से बने हैं, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो सुप्रीम से याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट, और मिट्टी से याद रखिएगा मिट्टी कैफे। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे खुला है तो ऑब्वियसली चंद्रचूड़ साहब ही खोलेंगे, वो हाईएस्ट डिग्निटरी हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने मिट्टी कैफे का इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, फिर से एक बार ये ट्रिक देख लेते हैं, वैसे तो आपको याद हो जाएगा, फिर भी एक छोटी सी यही इनिशिएटिव होती है कि पूरी कॉन्फिडेंट होकर आप एग्ज़ाम दें, और जो भी आंसर अटैम्प्ट करें वो पूरे 100% कॉन्फिडेंट होकर दें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुविधा ना रहे। ठीक है, तो मिट्टी कैफे, मिट्टी क्या है साथियों, मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना है, यही क्या है, यही सुप्रीम ट्रुथ है। ठीक है, सुप्रीम ट्रुथ है, सुप्रीम से क्या है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट डिग्निटरी कौन है, चंद्रचूड़ साहब, तो वही इनॉग्रेट किए हैं मिट्टी। ठीक है, मिट्टी कैफे वही इनॉग्रेट किए हैं। ठीक है साथियों, आशा करते हैं ये ट्रिक समझ में आई होगी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है पर फिर भी आपको समझ में आ जाएगी, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस जॉइन आर्चर एविएशन किसने ज्वाइन किया है इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस इन इंडिया में। ठीक है, तो आर्चर एविएशन के साथ किसने मिलके इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस लॉन्च की है इंडिया में। ठीक है, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस इन इंडिया। ठीक है, आर्चर एविएशन के साथ आपको बताना है। ठीक है, तो साथियों आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है बोइंग, सेकंड ऑप्शन है वॉल्वो, थर्ड ऑप्शन है एयर टैक्सी, और लास्ट ऑप्शन है इंटर ग्लोब। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है और आपको बताना है किसने आर्चर एविएशन के साथ ज्वाइन किया है। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है इंटर ग्लोब। ठीक है, इंटर ग्लोब ने आर्चर एविएशन के साथ मिलके ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस इन इंडिया लॉन्च करने का प्रपोज किया है। ठीक है, किसने किसने, इंटर ग्लोब ने और आर्चर एविएशन ने, किस चीज़ के लिए, एयर टैक्सी सर्विस के लिए। ठीक है, एयर टैक्सी सर्विस जो कि इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे सारे वॉवल्स हैं इसमें, ए ई आई। ठीक है, ए ई आई, ये याद रखिएगा, ये पूरा ए ई आई सारे वॉवल्स। ठीक है, तो ए से याद रखिएगा आर्चर एविएशन, ई से याद रखिएगा इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी,
और आई से याद रखिएगा इंटर ग्लोब, ठीक है, AEI, ठीक है, AEI से पूरा आपको, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंटर ग्लोब के साथ किसने किया है तो आपको पता होगा, 2 वॉवेल उसके पहले कौन है, ए है और ई है, तो ए से याद रखिएगा आर्चर एविएशन और ई से इलेक्ट्रिक टैक्सी के लिए, ठीक है। अगर पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी कौन कौन कर रहा है तो आपको पता होगा सारे वॉवल्स कर रहे हैं, तो वॉवल्स ए और आई होते हैं, ठीक है। ए से आर्चर एविएशन और आई से इंटर ग्लोब, ठीक है। और अगर आपसे अभी पूछा है जैसे आर्चर एविएशन किसने ज्वाइन किया है तो AEI, आई वाला इंटर ग्लोब, ठीक है साथियों। ऐसे क्या है, चीज़ें आराम से दिमाग में बैठ जाती है। वैसे तो 2-3 बार जब हम लोग रिवाइज करते हैं तो ऑब्वियसली दिमाग में बैठ जाती है, पर फिर भी इससे क्या होता है, इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। 100% कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देते हैं और वो साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है जब आप 100% एक्यूरेसी के साथ एकदम कॉन्फिडेंट होकर आंसर अटेम्प्ट करते हैं। तो जो कंसिक्वेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन की बात तो होती नहीं है, 100 क्वेश्चन, 150, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सब में आपको वही साइकोलॉजिकल बूस्ट लेके चलना होता है। साइकोलॉजिकल बूस्ट तभी मिलता है जब आप एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहे। एक्यूरेसी तभी मेंटेन रहती है जब आप एकदम एक्यूरेटली वो चीज़ों को जानते हो या किसी तरीके से पढ़ा हो, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे हम लोग ने AEI देखा, जैसे हम लोग ने HDI देखा था, ठीक है। HDI में हम लोग ने क्या देखा था, H से देखा था हर्मीस जो कि था, नेक्स्ट लेटर क्या था, ड्रोन, जो कि था ड्रोन, और ये कहाँ से लिए थे, इसराइल से ले रहे थे। वैसे यहाँ पे AEI है आर्चर एविएशन, ई से इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी और आई से इंटर ग्लोब, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट में कौन सा जो स्टेट है वो लीडर है एज पर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है हु हैज़ इमर्ज्ड एज लीडर इन म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट एज पर एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो आपके ऑप्शन है साथियों, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटका और लास्ट ऑप्शन है आपका दिल्ली, ठीक है। तो आपको बताना है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में टॉप पे कौन सा स्टेट है, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका या दिल्ली। तो साथियों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र जो है वो टॉप पे है। कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स में, तो 7.47 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है म्यूचुअल फंड्स में इंडिया का, तो 25 लाख, अराउंड 25 लाख करोड़ जो है वो टोटल म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, जिसमें से 7.5 लाख करोड़ लगभग महाराष्ट्र का है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है गुजरात, थर्ड नंबर पे है कर्नाटका और मतलब फोर्थ पे है दिल्ली। तो ये जो पूरी पोजीशन है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के हिसाब से लगी है म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा M से म्यूचुअल फंड्स है और M से सबसे पहले होगा महाराष्ट्र, ठीक है। M से क्या सबसे पहले होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे पहले कौन होगा, महाराष्ट्र होगा, ठीक है। तो और फिर आगे कौन होगा, जो महाराष्ट्र के ऊपर है वो गुजरात है और महाराष्ट्र के नीचे कौन है, कर्नाटका है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो M से साथियों पहले तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र जो सेकंड पे है वो महाराष्ट्र के ऊपर है मतलब गुजरात, और जो थर्ड पे है वो महाराष्ट्र के नीचे है। ये हम मैप के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है, मैप के हिसाब से बता रहे हैं। मैप तो बिल्कुल ही नहीं बना पाएंगे हम ऐसे, ठीक है। आप मैप देखे होंगे, इंडिया का मैप देखे होंगे, तो महाराष्ट्र जो है गुजरात के नीचे है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, ये गुजरात है, ये लगभग गुजरात है और ये महाराष्ट्र है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये कर्नाटका है, ठीक है, यहाँ ये कोस्टल ये भी है, तो यहाँ पे कर्नाटका है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन है, पहला महाराष्ट्र है, उसके सेकंड पे कौन है, जो उसके ऊपर है गुजरात, थर्ड कौन है, जो जस्ट उसके नीचे है कर्नाटक, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अच्छा, यहाँ पे हमारा ये सेशन समाप्त होता है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी, जो छोटे छोटे हैक्स बताए हैं ताकि आप एक्यूरेटली कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएँ, वो पसंद आए होंगे। तब तक के लिए साथियों अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखिए, खूब मेहनत करिए, और यही उम्र है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा को एक बहुत अच्छी क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं और खुद को भी, ठीक है। तो उसके लिए बस क्या करना है, आपको खूब मेहनत करनी है, ठीक है। मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है साथियों। तो इस उद्देश्य के साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे 11 नवंबर करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।